नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको स्थानबद्ध कृषि तथा सघन निर्वाहजनक कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने स्थानांतरित कृषि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं स्थानबद्ध कृषि के बारे में। तो स्थानबद्ध कृषि क्या होती है? स्थानबद्ध कृषि के अधीन किसान एक ही स्थान पर स्थिर होकर खेती करता है और खेतों का हेरफेर नहीं करता। तो जो स्थानबद्ध कृषि होती है उसमें खेतों का हेरफेर नहीं किया जाता है, बल्कि एक ही स्थान पर स्थिर होकर के लंबे समय तक खेती की जाती है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के आदिकालीन कृषकों के लिए स्थानबद्ध कृषि शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि स्थानांतरण खेती के विपरीत एक ही भूमि खंड पर अनिश्चित काल तक खेती करते थे। तो इस कृषि में क्या होता है? एक ही भूमि पर अनिश्चित काल तक खेती की जाती है, जबकि स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? खेतों का हेरफेर किया जाता है। स्थानबद्ध कृषि उष्ण प्रदेशों में सीमित है, जहां कृषक पड़त भूमि को पुनः प्रयोग में लाकर खेती कर एक स्थान पर स्थायी रह करके खेती करता है। यानी इसमें क्या होता है, जो पड़त भूमि होती है उसको भी पुनः पुनः प्रयोग में लाया जाता है और स्थायी रह करके खेती की जाती है। इस व्यवस्था में किसान फसलों के हेरफेर में अभ्यस्त होते हैं और स्थानांतरण खेती की तुलना में स्थानबद्ध किसान बोई गई उपज व भूमि पर अधिक ध्यान देता है। तो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, किसान जो होता है फसलों को हेरफेर इस तरह से करने में अभ्यस्त होता है ताकि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट ना हो और उत्पादन जो है वो प्राप्त किया जा सके। खेतों की जुताई के तौर तरीके सघन हैं और हल व कुदाल तथा हाथ से प्रयोग किए जाने वाले अपरिष्कृत औजारों से भूमि उसेरी जाती है। खेतों में मानव शक्ति का प्रयोग अधिक होता है तथा वर्ष में एक से अधिक फसलें बोई जाती है तथा मिली जुली फसल उगाने की प्रथा है। तो इस खेती में क्या होता है, मानव शक्ति का प्रयोग अधिक होता है और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं और मिली जुली फसल उगाने की प्रथा होती है, जिससे क्या होता है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त नहीं होती। सघन खेती से अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या का निर्वाह होता है, जो अधिक अच्छे पोषण व जीवन का स्तर स्थायी रूप से व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसमें अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सकता है। किसान गाय, भैंस सहित अनेक मवेशी रखता है और पालतू पशु सामान ढोने वाले, दूध देने व मांस प्रदान करने में प्रयोग में आते हैं। शीतकाल में बुआई होती है तथा वर्षा में फसलें वृद्धि प्राप्त करती है तथा ग्रीष्म शुष्क काल में काट ली जाती है। यहाँ मक्का, ज्वार, धान, शाक सब्जियाँ, चुकंदर, मूसल फसलें, केला, टेपियोका, स्क्वैश, तंबाकू, कुटकी, दालें इस कृषि व्यवस्था में उत्पादित फसलें हैं। दक्षिणी अमेरिका व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक स्थानबद्ध कृषक अपने रिक्त काल में बागानों में काम खोज लेते हैं और पैसा कमाकर अंतराल से घर वापस आते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो अनेक कृषक होते हैं वो क्या करते हैं, जब अपना उनका फ्री टाइम होता है तो वो बागानों में काम करने को चले जाते हैं और जब बागानों में काम खत्म हो जाता है तो अपनी कृषि भूमि पर पुनः कृषि करने के लिए आ जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी अफ्रीका में निर्वाहजनक स्थानबद्ध खेती प्राय नकदी फसलों की उपजों से भी जुड़ी है। वे किसान वन उपजों के संग्रहण व विक्रय में भी जुटे देखे जा सकते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि स्थानबद्ध कृषि को दर्शाया गया है कि किस तरह से स्थानबद्ध कृषि की जाती है और किस तरह से उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं सघन निर्वाहजनक कृषि के बारे में।
निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता है कि उत्पादित फसल का उपभोग उत्पादनकर्ता और उसका परिवार करता है। यानी इस प्रकार की जो कृषि है उसकी विशेषता यह है कि जितनी भी फसल उत्पादित होगी उसका उपभोग जो है उत्पादनकर्ता और उसका परिवार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादनकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो उत्पादन करता है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत में निर्वाहजनक कृषि के क्षेत्र एकांकी व अलग अलग हैं और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा उत्तर पूर्व भारत, बुंदेलखंड और पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत एकांकी विच्छिन्न कृषि स्थान है। किसी एक समय पर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रत्यक्ष रूप में कृषि की सघनता एवं बहुफसली स्वरूप को निर्धारित करता है। यदि क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है तो वहाँ कृषि सघनता बहुत कम होती है। इसे भी 2 वर्ष पश्चात त्याग दिया जाता है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 2 फसलें बोई जाना सामान्य बात है और एक ही भूमि भाग पर एक के बाद अनेक ऋतुओं तक पीढ़ी दर पीढ़ी बुआई होती रहती है। तो जो जहाँ पर अधिक घनत्व पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, भूमि को बार बार बोया जाता है। एशिया के मानसूनी देशों में सघन निर्वाह कृषि का सर्वोत्तम विकास देखा गया है। यह कृषि जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, प्रशांत महासागर के द्वीपों, हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। ये विश्व के अधिकतम घने बसे देश व भाग है जहां लगभग विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र है वो विश्व के अधिक घने बसे देश है जहाँ पर विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है और उस जनसंख्या की खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए सघन निर्वाहजनक कृषि की जाती है। इन देशों में यूरोप व अमेरिका के औद्योगिक देशों से भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यहाँ तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करने वाली जनसंख्या पर सदियों से रोक नहीं लगी है, इसलिए यहाँ भूमि को अधिक सघनता से जोतने की आवश्यकता है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ की भूमि को अधिक सघनता से जोता जाता है। यहाँ के लाखों व्यक्तियों को पालने के लिए यहाँ के आर्द्र निचले मैदानों व सीढ़ी नुमा उच्च भूभागों को अत्यधिक सघनता पूर्वक जोता जाता है। यहाँ 2 प्रकार की सघन निर्वाह कृषि प्रचलित है, एक है आर्द्र प्रधान और दूसरी है धान विहीन। यानी 2 प्रकार की सघन निर्वाह कृषि की जाती है जिसमें एक होती है आर्द्र प्रधान और दूसरी होती है धान विहीन। जैसे गेहूं, दालें, मक्का, ज्वार, सोरगम, सोयाबीन, कंद व साग सब्जी प्रधान वो होती है। यहाँ अब आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं सघन निर्वाहजनक कृषि को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं आर्द्र प्रधान सघन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया में अधिकांशतः आर्द्र प्रधान निर्वाहजनक कृषि प्रचलित है। इस कृषि व्यवस्था के अंतर्गत खेतों का आकार बहुत छोटा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का विभाजन होता है। यानी इस कृषि व्यवस्था में क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या के कारण खेतों का आकार जो होता है वो छोटा छोटा होता जाता है और क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिता की संपत्ति होती है उसका विभाजन कर दिया जाता है, इसलिए भी खेत छोटे होते जाते हैं। जापान में औसत फार्म 0.6 हेक्टेयर और केरल व पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में इससे भी छोटे आकार के खेत होते हैं। व्यक्तिगत किसान खेतों में फसलों का उत्पादन अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए करते हैं। तो जो इस तरह की कृषि की जाती है वो किसान
अपने परिवार की पूर्ति करने के लिए करते हैं। यदि कुछ अन्न उनकी आवश्यकता से अधिक होता है तो उसे वे द्वितीयक व अन्य मौजूदा जरूरतों की पूर्ति के लिए बाजार में बेच देते हैं। खेती की सघनता इससे अनुमानित है कि वर्ष में धान की 2 अथवा 3 फसलें प्राप्त कर ली जाती है, यानी एक साल में 2 से 3 फसल प्राप्त की जाती है। चावल की वर्ष में एक फसल देने वाले खेतों पर भी शुष्क मौसम में दूसरे अन्न तथा नकदी फसलें जैसे जई, दालें, तंबाकू, तिलहन और साग सब्जियां उत्पन्न की जाती है। यानी यदि ऐसे खेत हैं जहां पर चावल की सिर्फ एक ही फसल होती है तो दूसरे मौसम में अन्य नकदी फसलें या अन्य प्रकार की साग सब्जियां वहां पर उत्पन्न की जाती है। आर्द्र धान की कृषि परंपरागत विधि सहित अधिकांशतः शारीरिक श्रम व हाथों से की जाती है, यानी हाथों से की जाती है और मानविक श्रम के द्वारा इसकी कृषि की जाती है। खेतों में हल से जुताई करने के लिए भैंसों, बैलों, घोड़े व खच्चरों की सहायता लेते हैं। स्त्रियां तंग कतारों में धान की पौध रोपती है, परंतु निराई, गुड़ाई व फसल की कटाई आदि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। कटाई व धान का छिलका अलग करने की क्रिया हाथों से ही संपन्न की जाती है। खेती के उपकरण, औजार आदि अत्यंत साधारण होते हैं। चीन, दक्षिणी कोरिया और जापान में फार्मों पर छोटी छोटी मशीनें काम में लाई जाती है। अब ऐसी मशीनें धीरे धीरे मानसून एशिया के अन्य देशों में भी पहुंच रही है। कृषि की इस व्यवस्था में कृषक खाद्य फसलों, विशेषतः चावल व साग सब्जियों के उत्पन्न करने में भी ध्यान देता है तथा धान के खेतों में अनेक कृषक मत्स्य पालन का धंधा भी करते हैं। तो धान के खेतों में जहाँ पानी भरा होता है वहाँ कुछ कृषक साथ साथ में मत्स्य पालन का काम भी करते हैं। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों में और बांग्लादेश के धान के खेतों पर किसान मत्स्य पालन अपने परिवार की प्रोटीन की मांग की पूर्ति के उद्देश्य से भी करते हैं। धान की सघन निर्वाह खेती में किसान प्रत्येक प्रकार की उपलब्ध खाद जैसे फार्म पर उपलब्ध कचरा, सड़ी गली सब्जियां, व्यर्थ मछलियां, गोबर, मानव मलमूत्र आदि का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से प्रयोग करता है। हरी खाद व रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग उत्पादन में वृद्धि करने हेतु करते हैं। भारत में पश्चिमी बंगाल, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सघन आर्द्र धान की निर्वाहजनक कृषि के अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि चावल की कृषि को दर्शाया गया है कि किस तरह से चावल की कृषि की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अन्य उपज प्रधान सघन निर्वाह कृषि। विश्व के अनेक भागों में धान की खेती करना न तो संभव है और न ही लाभदायक है। तो विश्व के प्रत्येक भाग में धान की खेती करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ अन्य भागों पर अन्य प्रकार की उपज बोई जाती है। अतः वहाँ अन्य उपजें ही सघन निर्वाह कृषि के द्वारा उत्पन्न होती है। इस व्यवस्था में कार्य विधियों का आधार निर्वाह और सघनता संबंधी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करना है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया और भारत में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें, सोयाबीन और तिलहन की सघन कृषि की जाती है। म्यांमार, थाई देश और प्रायद्वीपीय भारत में मोटे अनाज, मक्का व दालें प्रधान उपजें हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी व आर्द्र धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जहाँ पर
धान की खेती या चावल की खेती जहाँ पर नहीं की जा सकती वहाँ अन्य प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। परंतु खेती की प्रकृति व स्वरूप आर्द्र क्षेत्रों में धान की खेती से ही मिलते जुलते हैं। यहाँ भी भूमि का सघन उपयोग होता है, विविध प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती है तथा मानव श्रम का अधिक प्रयोग होता है। फार्म मशीनरी नाम मात्र की प्रयोग में आती है और अनेक प्रकार की खाद व उर्वरकों का खेती में उपयोग होता है। तो इस तरह से जो कृषि की जाती है वो भी श्रम प्रधान होती है और यहाँ पर फार्म मशीनरी जो है नाम मात्र में प्रयोग ली जाती है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ पर आपको इस स्लाइड पर कृषि भूगोल से संबंधित अन्य बुक्स के बारे में बताया गया है कि यदि आप किसी अन्य बुक का अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर उनके कुछ नाम दिए गए हैं। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।